हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्लास 12th का पहला चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। इसको जानने से पहले हम क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम, तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश क्या होता है? तो वैद्युत आवेश आवेश की खोज लगभग आज से 24 या 2500 वर्ष पहले हो चुकी थी। तो हम पहली पुरानी अवधारणा देखेंगे, फिर इसे में परिवर्तन करके कुछ नई अवधारणा बनी और नई अवधारणा देखेंगे। तो पुरानी अवधारणा क्या कहती है? इसमें सबसे पहले एक व्यक्ति था। मान लिया कोई एक व्यक्ति और इसके पास एक बिल्ली पाली हुई है और ये अपने घर में बैठे हैं और हाथ में एक कांच की छड़ लिए हुए बिल्ली को रगड़ रहे हैं। उस वक्त इन्होंने देखा कि वो कांच की छड़ कुछ जमीन की ओर ले गए, तो वहां से हल्की वस्तुएं आकर्षित होने लगी। तो उन्होंने बताया, जब उन्होंने देखा कि छोटी छोटी वस्तुएं हमारे इस बिल्ली के खाल के रगड़ने के कारण हो रही हैं, तब उन्होंने और प्रयोग किया। जब और प्रयोग किया तो देखा कि इसी प्रकार और भी वस्तुएं आकर्षित होती हैं। तो उन्होंने उसको बताया कि ये वस्तुएं, उसी को नाम दे दिया आवेश। उसी का नाम इन्होंने आवेश दे दिया। फिर इसको धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। लगभग 1750 ईस्वी में जब पहुंचे तो यहाँ एक वैज्ञानिक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये एक बार पतंग उड़ा रहे थे, बरसात का दिन था और पतंग उड़ा रहे थे। उस समय इन्हों एक बड़ी तेज से झटका लगा। तब उन्होंने खोज किया ये झटका हमारे क्यों लगा। तो उन्होंने भी खोज किया, तो वहां भी उन्होंने आवेश ये वाली थ्योरी पढ़ी और बताया कि एक वैद्युत आवेश के कारण होता है। फिर ये उन्होंने जब खोज की, तब इन्होंने खोज करने के लिए सबसे पहले ये इस नियम की, ये जो व्यक्त वाली बिल्ली की खाल वाली प्रोसेस थी, इसका अध्ययन किया। फिर उन्होंने बताया, अपनी प्रयोगशाला किया तो उसमें लिया एक बिल्ली की खाल और कांच की छड़ और जो बिल्ली की खाल से रगड़ा और उसे एक स्टैंड द्वारा लटका दिया। उसके बाद उन्होंने एक आबनोस की छड़ ली और रेशम के कपड़े से लटकाया, धागे से लटकाया। इन दोनों विपरीत छड़ें थी। जब इन्होंने देखा पास पास लाया जाता है तो ये दोनों क्या करती हैं? आकर्षण करती हैं। फिर उन्होंने एक आबनोस की छड़ रेशम के कपड़े से रगड़ा, ये वाली मान लिया। फिर एक आबनोस की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, फिर स्टैंड से टांग दिया। जब इन दोनों को पास पास लाया गया तो देखा कि वो दोनों क्या करें? प्रतिकर्षण करें। तो इन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो समान प्रकार के हैं छड़े आपस में क्या करती है? प्रतिकर्षण करती हैं। जब हम कोई दो विपरीत लेते हैं छड़े तो क्या करते हैं? आकर्षित करती हैं। तो इन्होंने बताया आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम दिया उन्होंने धन आवेश, नंबर एक में दिया धन आवेश, और दूसरे को बताया ऋण आवेश। ऋण आवेश और इन्होंने बिना तर्क के ये बता दिया। बिना तर्क का मतलब कि इन्होंने बताया जो आबनोस की छड़ बिल्ली की खाल से रगड़ी जाती है उसे उसको क्या बोला? धन आवेश, और दूसरे वाले को ऋण आवेश। फिर इनकी थ्योरी कुछ सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर लगभग 1900 में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तब उसके बाद आया एक परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत इसको बहुत स्पष्ट रूप से आवेश को बता देता है। अब हम देखेंगे कि परमाणु सिद्धांत क्या है। आवेश का परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत क्या कहता है कि हर वस्तु, दुनिया की हर वस्तु, कोई भी वस्तु हो वह हमेशा परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। परमाणु क्या होते हैं? हर वस्तु के वह छोटे से छोटा भाग जिसे हम अधिक भागों में ना विभाजित कर सके। मान लिया हमारे पास कोई चाक है और इसके हम छोटे छोटे इतने टुकड़े कर दे, एक ऐसा रूप है उसे अधिक भागों में और विभाजित ना किया जा सके। तो मान लिया कोई एक परमाणु है इस वक्त, और इसमें हमारे 10 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार परमाणु में कक्षा पाई जाती है। यहाँ पर बीच में नाभिक होता है जिसे धनात्मक भाग कहते हैं। यहाँ पर सभी, अब यहाँ इस वक्त हम कक्षाओं में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। मान लिया हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा इसी प्रकार एक परमाणु ले लिया, उसके बाहरी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों को हम आपस में क्या करें? घर्षण करें, रगड़ा।
तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर क्या करते हैं, चले जाते हैं। हम इन दोनों वस्तुओं को लिए आपस में क्या किया, रगड़ा, तो यही प्रोसेस हुआ कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, तो हमने मान लिया कि इस वाले पे से इस वाले पर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए घर्षण के कारण। तो यहाँ पर 10 थे, इसमें से 3 आ गए, तो यहाँ पर 13 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, क्योंकि 10 थे, 3 दूसरे वाले पर चले गए। यहाँ पर इसमें मान लिया ये वाला एक है, इसमें 10 थे, 3 इस पे चले गए, तो यहाँ पर 7 बचे। 1 2 3 4 5 6 7 7, इसमें 7 बचे। अब इसमें जहां पर अब इसमें क्या हुआ, एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसी को बताया आवेश। इसी को क्या बताया, आवेश के स्थानांतरण को ही क्या बताया, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को ही क्या बताया, आवेश। अब यहाँ आवेश इन्होंने भी बताया, परमाणु सिद्धांत भी बताया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम हुई उसे ऋणावेश कहा, उसे ऋणावेश कहा, ऋणावेश, और इसे धनावेश कहा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई थी, अधिकता, तो इससे इन्होंने क्या बताया, ऋण आवेश। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी हुई, तो इस इन्होंने धन आवेश बताया। ये कौन, परमाणु सिद्धांत बता रहा है। अब इस पे भी आवेश है, इस पे आवेश, अब हम जाने यहाँ भी 2 प्रकार का आवेश होता है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, एक धन आवेश दूसरा ऋण आवेश। और इसे परमाणु सिद्धांत बहुत स्पष्ट रूप से बताया, इसलिए आवेश ये वाले थ्योरी ज्यादा मान्य। तो सबसे पहले आवेश, और वहां पर भी जब 2 वस्तुओं को रगड़ा जाता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाने का जो गुण होता है उसे कहते हैं विद्युत, उसे कहते हैं विद्युत। और एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जो इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से चले जाते हैं उसे कहते हैं विद्युत आवेश। तो हम सबसे पहले विद्युत अविद्युत आवेश की परिभाषा करते हैं। एक तो पुरानी वाली, जब हम 2 वस्तुओं को आपस में घर्षण कराते हैं तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये वाली हो जाती है परमाणु वाली। इसमें क्या होता है, जब 2 वस्तुओं को आपस में हम घर्षण कराते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, जिससे एक वस्तु के परमाणु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों में कमी तथा एक वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जिससे वे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। दूसरी परिभाषा ये वाली हो जाती है। अब आवेश 2 प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। नंबर 1 पर आ जाता है धनावेश, धनावेश, दूसरा ऋण आवेश, ऋण आवेश। ये हम अब मिटाए दे रहे हैं। अब हमें आवेश 2 प्रकार का मिला, धनावेश और ऋण आवेश। अब इसके कुछ पॉइंट है, स्टार पॉइंट लगा देते हैं, लिख लेते हैं। अगर वस्तु में ये परमाणु हमारे हैं, ये आवेश किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, इन परमाणुओं में आवेश किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो इसमें जिम्मेदार को, आवेश के लिए जिम्मेदार को है, तो आवेश के लिए जिम्मेदार है परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, और इसमें प्रोटॉन बीच में है, क्योंकि यहाँ से नाभिक को तोड़ना बहुत ही कठिन है, इसलिए हम नाभिक को अगर तोड़ेंगे तो बहुत ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए आवेश में हमेशा बाहरी कक्षा के, परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो यहाँ पर एक आता था पॉइंट, आवेश के लिए, आवेश के लिए परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, एक पॉइंट जो यहाँ से निकल के आता है। बाहरी कक्षा के क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा अपने पदार्थ से थोड़ी सी ऊर्जा पाने पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। हम अब अगले आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आवेश समझ गए होंगे। इसके आगे अब हम सीखते हैं आगे जो हमारा आता है वैद्युत संरक्षण का नियम, वैद्युत संरक्षण का नियम, वैद्युत संरक्षण का नियम। वैद्युत संरक्षण का नियम क्या कहता है,
आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या करें, रूपांतरित किया जा सकता है। वो कैसे? जैसे मान लिया कोई हमारे पास परमाणु था, इसके बाहरी कक्षा में उस वक्त मान लिया मैंने 4 इलेक्ट्रॉन, 4 5 मान लिया, यहाँ पर भी मैंने जो परमाणु है उसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। अब इस वक्त अगर हम परमाणु पर कुल आवेश देखें तो क्या है, शून्य। परमाणु पर कुल आवेश शून्य। जब हम घर्षण कराते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तभी क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। तो आवेश वैद्युत संरक्षण का नियम क्या है, ना आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ये हमारा वैद्युत संरक्षण का नियम है। आगे हम बढ़ते हैं। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता का सिद्धांत, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1-2 नंबर का हर ईयर्स पेपर में आता है, इसलिए हम आवेश का क्वांटीकरण जान लें। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण या इसी को एक नाम से और जानते हैं, परमाणुकता का सिद्धांत। दूसरा नाम है परमाणुकता का सिद्धांत। परमाणुकता का सिद्धांत 2 नामों से पूछा जाता है। परमाणुकता का सिद्धांत ये 2 नामों से पूछा जाता है। पहला ये आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, दूसरा परमाणुकता का सिद्धांत। ये भी बहुत ही सरल है। इसमें क्या बताया गया कि अगर कोई 2 वस्तु है, ये मान लिया हमेशा परमाणु से इसको सीखते हैं, यहाँ मान लिया 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन है किसी परमाणु में। परमाणुकता का सिद्धांत क्या कहता है, जब एक वस्तु के परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु के परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पूर्ण रूप से जाते हैं, वो भिन्नों के रूप में कभी नहीं जाते। जैसे मान लिया यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, इस पर एक इलेक्ट्रॉन अगर घर्षण के बाद जा रहा है तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये भिन्नों के रूप में नहीं जाएगा, यानी कि आधा नहीं जाएगा, पौन ऐसे जो होता है वो नहीं जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है 2 जाते हैं तो पूरे पूरे 2 जाते हैं, 2.5 नहीं जाएंगे। इस प्रकार 2/3 इस प्रकार के क्या भिन्नों में भी नहीं जाएंगे, पूर्ण पूर्ण से जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है, आवेश जब हम 2 वस्तुओं को आपस में घर्षण कराते हैं तो एक वस्तु के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन में पूर्ण रूप से जाते हैं, या ये भी कह सकते हैं जिसे हम अनिश्चितता के रूप से विभाजित नहीं कर सकते। तो इसमें मान लिया, इसमें एक सूत्र है बहुत छोटा सा, मान लिया किसी वस्तु में हम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, मान लिया E2E इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, 3E इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां तक, En तक जाएंगे, N तक जाएंगे। तो इस पे अगर हम आवेश निकालें, आवेश कितना होगा, तो बताया आवेश बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने आवेश जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर यहाँ पर निकला आवेश। और ये हमेशा प्लस माइनस में निकलता है, हो सकता है ये वाली प्लस में दी हो सकता है माइनस में दी हो, उसी हिसाब से प्लस माइनस यानी इतने कूलम होता है। इस पे आधारित 1-2 न्यूमेरिकल आते हैं, इस पे आधारित 1-2 न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत छोटे छोटे। चलो दोस्तों अब आगे हम देखते हैं कूलम का नियम। कूलम का नियम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो परीक्षा में हर बार आता है, इसलिए इसे हम, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है वैद्युत आवेश सीख चुके, अब हमको सीखना कूलम का नियम, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम सीख रहे हैं कूलम का नियम। कूलम का नियम, कूलम का नियम, इसके लिए हम पहले एक चित्र बनाते हैं, यहाँ से हम कायदे से समझते हैं। इन्होंने कूलम का नियम हमेशा एक बल के लिए बताया कि मान लिया कोई एक ये आवेश रखा है, वो मान लिया और एक दूसरा कोई आवेश रखा है, ठीक, ये बिंदु के रूप में रखा है। अब ये 2 आवेश रखे हैं, अगर ये समान है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर ये विपरीत है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इनके बीच कितना बल लग रहा है, या तो ये आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, तो इनके बीच कुछ बल लग रहा होगा, जिसे कूलम बल कहते हैं या कूलम का नियम कहते हैं। ये हमें ज्ञात करना है, कूलम बल। तो इसके लिए हम मान लेते हैं ये दोनों कोई r दूरी पर एक दूसरे से रखे हुए हैं। तो कूलम ने बताया, सबसे पहली बात उन्होंने बताया कि जो ये बल होता है, ये दोनों आवेशों के, अगर ये Q1 इसका नाम दे दें और इसको Q2 नाम दे दें, तो उन्होंने बताया दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने पहली बात बताई
कि ये जो होता है इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसने बताया? कूलाम ने बताया। दूसरी बात इन्होंने बताई, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके बीच की दूरी हम कितने माना? r, और ये भी f वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत का मतलब होता है उल्टा, तो व्युत अनुक्रमानुपाती होते हैं। अब इसको हम मिला ले, आपस में क्या करें? मिला ले। अगर हम इसको मिला रहे हैं इन दोनों बलों को, तो ये आ जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये दोनों मिलाने के बाद ये हमें ये सूत्र मिला। अगर हम अनुक्रमानुपाती का, इसे अनुक्रमानुपाती चिन्ह कहते हैं। अगर इसको हम बराबर में बदलें, इस बराबर में, तो एक नियतांक आता है। उन नियतांक को मैंने मान लिया क्यों। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसा था जैसे जोड़ने का प्लस होता है, घटाने का माइनस, गुणा का ये ऐसे होता है, भाग का सभी का चिन्ह होता है, ऐसे अनुक्रमानुपाती। इस अनुक्रमानुपाती को अगर हम बराबर में बदलते हैं तो एक नियतांक आता है। वो नियतांक खुद जो वैज्ञानिक खोजकर्ता होता है वो उसका मान देता है। तो इन्होंने यहाँ पर जो मान दिया, इन्होंने ये कूलाम ने क्या मान यहाँ पर दिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान बताया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका मान बताया के का मान। अगर यहाँ पर हम के का मान रख रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हम क्या होगा? कितना बल लगता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच। अब इनकी अगर हम लिखना है थ्योरी कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बलों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे क्या कहते हैं? फिर एक नई लाइन से लिखेंगे, यह बल किस ओर होता है? यह बल हमेशा मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये जैसे हम दूरी मान रहे हैं, ये जो मिलान है, या तो अगर जो समान आवेश है तो प्रतिकर्षण करेंगे, तो इधर कहीं आवेश होगा, ऐसे प्रतिकर्षण करेंगे। ये वाला इसके पर इधर को प्रतिकर्षण करेगा, ये वाला इसके पर इधर को प्रतिकर्षण करेगा। अगर ये एक विपरीत होते तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यह बल दोनों मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। और वो भी क्यों? हम वहां फिर त्रिज्या भी मान जाए। अगर हम यहाँ पर सदिश इनका देखें, सदिश रूप, इसके कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप, सदिश क्या होता है? जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी पता हो, परिमाण के साथ दिशा भी पता हो, उसे सदिश कहते हैं। अदिश क्या होते हैं? केवल हमें परिमाण पता हो, दिशा ना पता है। जैसे हमें मान लिया मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तो ये क्या है? परिमाण है, तो ये क्या हो गया? अदिश। तो सदिश क्या है? मैं यहाँ पर खड़ा हूं, किस ओर? पश्चिम की ओर, पूरब की ओर, कहीं भी हम बता दें तो क्या होगा? दिशा भी बता रहे हैं तो क्या होगा? सदिश। तो इसीलिए हम इसको देखते हैं कूलाम के नियम के लिए बल का सदिश। तो ये हमारा जो सदिश इनका रूप निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यह किस ओर लग रहा है? हमेशा इस त्रिज्या तक। तो हमारा ये हमारा निकल कर आएगा आर कैप। आर कैप ये केवल दिशा बता रहा है, बस इसका मतलब यही है कि ये क्या बता रहा है? दिशा, सदिश रूप। चलो दोस्तों, आज वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे जरूर पढ़ लेना।